नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। और आज के इस वीडियो में भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 80 से 87 तक डिस्कस करेंगे। नमस्कार, गंगा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 के एक बेहद ज़रूरी सेक्शन के बारे में, सेक्शन 80, जो डील करता है डाउरी डेथ यानी दहेज मृत्यु से। अगर आप जुडिशरी या एपीओ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेक्शन आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इस सेक्शन को कैसे डिकोड करेंगे, चलिए एक नज़र डालते हैं हमारे रोड मैप पर। सबसे पहले हम समझेंगे कि डाउरी डेथ है क्या और सेक्शन 80 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर हम इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को आप कह सकते हैं एक एक करके तोड़ के समझेंगे। इसके बाद जो इस सेक्शन की जान है, इसका डीमिंग प्रोविजन, उसको एक्सप्लेन करेंगे। हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स भी देखेंगे। आईपीसी से बीएनएस में क्या बदला, इस पर भी बात होगी। और आखिर में एग्जाम्स के लिए एक फटाफट रिविजन गाइड भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, सेक्शन 80 का इंट्रोडक्शन। आखिर इस खास प्रोविजन को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसका वाय समझते हैं। देखिए, सेक्शन 80 की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि दहेज ये एक ऐसी सामाजिक बुराई है जिसकी वजह से जो हिंसा होती है वो अक्सर घर के अंदर चार दीवारी के पीछे होती है। अब ऐसे में सबूत मिलना, एविडेंस इकट्ठा करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो कानून बनाने वालों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी और इसी चुनौती से निपटने के लिए ये खास सेक्शन बनाया गया। तो कानून क्या कहता है? बेयर एक्ट की लाइन है, वेयर द डेथ ऑफ अ वुमन इज कॉज्ड बाय एनी बर्न्स और बॉडीली इंजरी और अकर्स अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज। अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। अगर किसी महिला की मौत, पहली बात अननेचुरल हो, मतलब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में न हुई हो, और दूसरी बात ये मौत उसकी शादी के 7 साल के अंदर हुई हो, तो वहां पर सेक्शन 80 के प्रावधान लागू हो सकते हैं। चलिए अब इस सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स को यानी इसके मुख्य तत्वों को ब्रेक डाउन करते हैं। ये वो चेकलिस्ट है जिसे प्रोसिक्यूशन को कोर्ट में टिक करना ही पड़ता है। और यहां एक बात पर खास ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 80 को अट्रैक्ट करने के लिए ये सारी की सारी कंडीशंस एक साथ पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक हो गई दूसरी नहीं, सब चाहिए। तो क्या है ये कंडीशंस? पहला, अननेचुरल डेथ, मतलब मौत सामान्य नहीं होनी चाहिए। दूसरा, टाइम लिमिट, मौत शादी के 7 साल के अंदर होनी चाहिए। तीसरा, क्रूएल्टी या हरासमेंट, महिला के साथ उसके पति या रिश्तेदारों ने क्रूरता की हो। चौथा, और ये सबसे क्रूशल है, मोटिव, ये जो क्रूरता हुई वो दहेज की मांग को लेकर हुई हो। और पांचवा, प्रॉक्सिमिटी, ये क्रूरता उसकी मौत से ठीक पहले यानी सून बिफोर हुई हो। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 80 के सबसे पावरफुल, सबसे यूनिक एस्पेक्ट पर, इसका डीमिंग प्रोविजन। आप कह सकते हैं कि यही वो कानूनी ढाल है जो इस सेक्शन को इतना असरदार बनाती है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है, समझिए। स्टेप 1, प्रोसिक्यूशन वो सारे इंग्रेडिएंट्स प्रूव करता है जो हमने अभी डिस्कस किए। अननेचुरल डेथ 7 साल के अंदर, दहेज के लिए क्रूएल्टी और मौत से ठीक पहले। स्टेप 2, जैसे ही प्रोसिक्यूशन ये साबित कर देता है, कानून की मशीनरी अपने आप काम करने लगती है। कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगा, ये मान लेगा कि दहेज मृत्यु पति या उसके रिश्तेदार ने ही की है। और स्टेप 3, यहीं पर सारा खेल पलट जाता है। अब जो सबूत का बोझ है, द बर्डन ऑफ प्रूफ, वो अक्यूज्ड पर शिफ्ट हो जाता है। अब उन्हें साबित करना है कि वो बेगुनाह है। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं तो सब क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक औरत है जिसकी शादी को 3 साल हुए हैं। उसकी जलने से मौत हो जाती है। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में यह सामने आता है कि मौत से कुछ ही हफ्ते पहले उसका पति दहेज में एक कार की मांग कर रहा था और इस वजह से उसे लगातार मारता पीटता था। तो अब क्या होगा? जैसे ही ये फैक्ट्स कोर्ट के सामने आएंगे, कानून सीधा ये डीम कर लेगा, यानी मान लेगा कि ये एक डाउरी डेथ है और इसे उसके पति ने ही कॉज किया है। अच्छा, इस लीगल प्रिजम्पशन के पीछे एक बहुत फेमस लीगल मैक्सिम भी है, रेस इप्सा लॉक्यूटो। इसका सीधा सा मतलब है द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, यानी परिस्थितियां खुद गवाही दे रही हैं।
डाउरी डेथ के केसेस में घर के अंदर की जो सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस हैं और मौत से ठीक पहले की जो हैरेसमेंट है, वो मिलकर इतनी जोर से चीखती हैं कि किसी और सबूत की जरूरत ही नहीं पड़ती। हालात खुद ही कह रहे हैं कि यहां कुछ गलत हुआ है। अब कानून तो बन गया, लेकिन इसकी सही इंटरप्रिटेशन करना, इसकी व्याख्या करना भी तो जरूरी है। ये काम हमारी न्यायपालिका, खासकर सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो चलिए कुछ की रूलिंग्स देखते हैं जिनसे इस सेक्शन को और ज्यादा क्लैरिटी मिली। एक बहुत बड़ा सवाल था, ये सून बिफोर या मृत्यु से ठीक पहले का आखिर मतलब क्या है? क्या इसका मतलब मौत से 5 मिनट पहले है, 1 दिन पहले? सुप्रीम कोर्ट ने इसे साफ किया। उन्होंने कहा कि सून बिफोर कोई टेक्निकल टर्म नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि क्रूरता और मौत के बीच का जो इंटरवल है, जो फासला है, वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इस पे जो लैंडमार्क केस है जो आपको एग्जाम के लिए याद रखना ही रखना है, वो है सतवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें कोर्ट ने सून बिफोर डेथ को बहुत खूबसूरती से समझाया। कोर्ट ने कहा इसका मतलब इमीडिएटली बिफोर नहीं है। ऐसा नहीं कि आज क्रूरता हुई और आज ही मौत हो गई। कोर्ट ने कहा कि हरासमेंट और डेथ के बीच एक प्रॉक्सिमेट एंड लाइव लिंक होना चाहिए, एक निकट और जीवंत संबंध। मतलब वो जो क्रूरता हुई उसका असर, उसकी चुभन मौत होने तक बनी रहनी चाहिए। एक चेन ऑफ इवेंट्स दिखनी चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कांस राज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस से आया। देखिए, अक्सर ऐसे मामलों में पूरे परिवार को आरोपी बना दिया जाता है। तो कोर्ट ने यहां क्लियर किया कि गिल्ट ऑटोमैटिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि पति ने किया तो सास, ससुर, ननद सब दोषी हो गए। नहीं, हर एक अक्यूज के खिलाफ स्पेसिफिक एविडेंस होना जरूरी है। कानून का मकसद उन लोगों को सजा देना है जो सच में इन्वॉल्व हैं, ना कि बेगुनाह रिश्तेदारों को फंसाना। चलिए, अब एक जरूरी सवाल का जवाब ढूंढते हैं जो आप सबके मन में होगा। आईपीसी और बीएनएस में क्या बदला है? क्योंकि अभी ट्रांजिशन का दौर है, तो ये जानना आपके एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए, पहले ये जो प्रोविजन था, ये इंडियन पीनल कोड 1860 के सेक्शन 304B में था। अब नए कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 में इसे सेक्शन 80 बना दिया गया है। और यहां आपके लिए गुड न्यूज़ है, इस प्रोविजन में कोई भी बड़ा सब्सटैंटिव चेंज नहीं किया गया है। मतलब जो आपने 304B के लिए पढ़ा है, जो केस लॉज आपने याद किए हैं, वो सब सेक्शन 80 के लिए भी रेलेवेंट है। तो रिलैक्स, आपकी तैयारी एकदम सही ट्रैक पर है। तो अब तक हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया। चलिए अब एग्जाम मोड ऑन करते हैं और एक क्विक रिवीजन करते हैं, स्पेसिफिकली फॉर जुडिशरी एंड एपीओ एग्जाम्स। अब बात करते हैं सजा की। पनिशमेंट का प्रोविजन सेक्शन 82 में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सजा है मिनिमम इम्प्रिजमेंट ऑफ 7 ईयर्स, कम से कम 7 साल की सजा होगी ही होगी। और इसे इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ यानी आजीवन कारावास तक एक्सटेंड किया जा सकता है। ये जो मिनिमम 7 ईयर्स वाला पॉइंट है, ये प्रीलिम्स का फेवरेट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लीजिए। तो आपके लिए एग्जाम टिप क्या है? प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे 7 साल की टाइम लिमिट पर, मिनिमम पनिशमेंट पर। लेकिन मेंस में आपको एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन मिल सकता है। एक कहानी दे दी जाएगी और आपको उसमें से सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स निकालकर अप्लाई करके बताना होगा कि सेक्शन 80 लगेगा या नहीं। ठीक है, तो आज के इस पूरे डिस्कशन का निचोड़ क्या है? क्विक रिवीजन के लिए बस ये 3 बातें याद रखिए। पहला, सेक्शन नंबर बीएनएस का सेक्शन 80 जो पहले आईपीसी का 304 भी था। दूसरा, इसका कोर कॉन्सेप्ट 7 साल के अंदर अननेचुरल डेथ जिसकी ठीक पहले दहेज के लिए हरासमेंट हुई हो। और तीसरा, की केस लॉ सतवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और उसका प्रॉक्सिमेट एंड लाइव लिंक वाला सिद्धांत। बस ये 3 चीजें याद हैं तो आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट रहेंगे। और जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं जिस पर जरूर सोचिएगा। ये आपके मेंस आंसर राइटिंग या इंटरव्यू में काम आ सकता है। सवाल ये है कि क्या सेक्शन 80 जैसा एक कड़ा कानून वाकई दहेज जैसी बुराई को रोक सकता है, या फिर इसका असली समाधान कानून की किताबों में नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव और सही सोच में है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। जुडिशरी, एपीओ और दूसरे लॉ एग्जाम्स की तैयारी के लिए ऐसे ही फोकस्ड लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। देखिए, विवाह समाज का एक बहुत ही पवित्र बंधन है और इसीलिए इसे कानूनी सुरक्षा देना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। तो आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के 2 बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शंस यानी धारा 81 और 82 को एकदम विस्तार से समझेंगे। ये वो सेक्शंस हैं जो विवाह की संस्था को धोखाधड़ी और द्विविवाह यानी बिगैमी जैसे अपराधों से बचाते हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं।
सबसे पहले हम बीएनएस के तहत विवाह से जुड़े अपराधों की नींव को समझेंगे। फिर हम सीधे चलेंगे धारा 81 पर, जो है कपटपूर्ण विवाह, और उसके की एलिमेंट्स को जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे धारा 82, जो बिगमी से जुड़ी है, और उसके ज़रूरी घटकों पर चर्चा करेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में हम जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिए कुछ बहुत ही ज़रूरी टिप्स के साथ इस डिस्कशन को पूरा करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमारे नए आपराधिक कानून बीएनएस के तहत विवाह की संस्था को कौन-कौन से कानूनी प्रावधानों से सुरक्षा दी गई है। अब हम आते हैं हमारे पहले मुख्य टॉपिक पर, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 81। ये धारा एक बहुत ही गंभीर अपराध के बारे में है, जहां किसी महिला को शादी का झूठा यकीन दिलाकर उसके साथ कोहैबिटेशन यानी सहवास किया जाता है। देखिए, इस धारा का जो मूल सिद्धांत है ना, वो ये है कि सहमति यानी कंसेंट हमेशा फ्री और जेन्युइन होनी चाहिए। अगर किसी से उसकी वैवाहिक स्थिति के बारे में धोखा देकर यौन संबंधों के लिए सहमति ली गई है, तो कानून की नज़र में वो कोई वैध सहमति नहीं मानी जाती। अगर इसे हम बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई आदमी धोखे से, मतलब डिसीटफुली, किसी औरत को ये विश्वास दिला देता है कि वो कानूनी तौर पर उसकी पत्नी है और इसी विश्वास के आधार पर वो उसके साथ रहती है, तो ये एक दंडनीय अपराध होगा। तो चलिए अब ये देखते हैं कि कोर्ट में इस अपराध को साबित करने के लिए किन जरूरी तत्वों यानी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को प्रूव करना पड़ता है। इस सेक्शन के तहत अपराध को साबित करने के लिए 4 मुख्य बातें हैं। पहला, पुरुष द्वारा किया गया धोखा या डिसीट। दूसरा, ये तथ्य कि उनके बीच कोई कानूनी शादी नहीं हुई है। तीसरा, महिला का ये पक्का विश्वास कि वो शादीशुदा है। और चौथा, इसी झूठे विश्वास के आधार पर सहवास का होना। यहां पर जो सबसे जरूरी बात है वो है कॉजल कनेक्शन, मतलब कारण और प्रभाव का एक सीधा संबंध होना चाहिए। पुरुष के धोखे की वजह से महिला में झूठा विश्वास पैदा हुआ और उसी झूठे विश्वास की वजह से सहवास हुआ। कोर्ट में ये पूरी चेन ऑफ इवेंट्स साबित करनी पड़ती है। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक आदमी नकली शादी की रस्में करता है, शायद नकली पंडित भी बुला लेता है, ताकि एक महिला को ये यकीन हो जाए कि वो उसकी कानूनी पत्नी है। ये सेक्शन 81 के तहत अपराध का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल को समझते हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कई बार दोहराया है। ये है वादा तोड़ना यानी ब्रीच ऑफ प्रॉमिस और झूठा वादा करना यानी फॉल्स प्रॉमिस के बीच का फर्क। ये दोनों एक बात नहीं है। इस लैंडमार्क जजमेंट में उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका अदालत ने यह साफ किया कि क्रिमिनल लायबिलिटी तभी बनती है जब पुरुष का शादी करने का इरादा शुरू से ही नहीं था, मतलब उसका वादा सिर्फ सहमति लेने के लिए एक धोखा था, एक छल था। चलिए अब हम इस चैप्टर के अगले महत्वपूर्ण सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, सेक्शन 82, जो बिगमी यानी द्विविवाह को एक अपराध बनाता है। इसका सीधा सा मतलब है एक समय में एक से ज्यादा पति या पत्नी रखना। ये सेक्शन मोनोगमी यानी एक विवाह के सिद्धांत की रक्षा करता है। ये कहता है कि अगर आपकी पहली शादी लीगली वैलिड है और आपका जीवन साथी जीवित है, तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। ऐसा करना एक अपराध है। अच्छा, ये स्लाइड इस अपराध के 2 लेवल्स को बहुत अच्छे से दिखाती है। अगर कोई सिर्फ बिगेमी करता है तो सजा 7 साल तक की है, लेकिन अगर वो व्यक्ति दूसरी शादी करते समय अपनी पहली शादी की बात को छिपाता है तो ये अपराध और भी गंभीर हो जाता है और सजा 10 साल तक बढ़ जाती है। तो आइए अब उन एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को समझते हैं जो कोर्ट में बिगमी के अपराध को साबित करने के लिए बेहद जरूरी हैं। बिगैमी को प्रूफ करने के लिए प्रोसिक्यूशन को 4 बातें साबित करनी होंगी। पहली, कि पहली शादी कानूनी तौर पर वैलिड थी। दूसरी, कि पहला जीवन साथी जीवित था। तीसरी, कि आरोपी ने बाकायदा दूसरी शादी की रस्में की। और चौथी ये कि ये दूसरी शादी पहली शादी की वजह से कानूनी रूप से वॉइड यानी शून्य है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठता है और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्या सिर्फ आरोपी के मान लेने से यानी उसके एडमिशन से कि हाँ मैंने दूसरी शादी की है, बिगैमी का केस साबित हो जाता है? इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने कमल राम के केस में दिया था। कोर्ट ने साफ कहा कि नहीं, सिर्फ एडमिशन काफी नहीं है। प्रोसिक्यूशन को यह सख्ती से साबित करना होगा कि जो भी पर्सनल लॉ के तहत जरूरी रस्में हैं वो दूसरी शादी में पूरी की गई थीं। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं। एग्जाम के नजरिए से हमें क्या क्या बातें याद रखनी हैं। ध्यान दीजिए, जुडिशरी प्रीलिम्स में इन सेक्शन से सीधे सीधे सेक्शन नंबर
और सजा की अवधि पर सवाल आ सकते हैं। मेंस एग्जाम में सेक्शन 81 से प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है और इंटरव्यू में आपसे फॉल्स प्रॉमिस और ब्रीच ऑफ प्रॉमिस के बीच का जो बारीक फर्क है उस पर सवाल पूछा जा सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें। तो चलिए एक फटाफट रिवीजन करते हैं। बस ये मेन पॉइंट्स याद रखिए। धारा 81 का कोर कॉन्सेप्ट है धोखे से सहमति लेना और धारा 82 का कोर कॉन्सेप्ट है पहले जीवन साथी के होते हुए दूसरी शादी करना। दोनों की सजा को भी ध्यान में रखिए, खासकर सेक्शन 82 में जहां कंसीलमेंट यानी छिपाने पर सजा बढ़ जाती है। और आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सेक्शंस सिर्फ कानूनी नियम नहीं है, ये पर्सनल डिग्निटी और ऑटोनॉमी यानी व्यक्तिगत गरिमा और स्वायत्तता के सिद्धांत को मजबूत करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि विवाह जैसा पवित्र बंधन सच और स्वतंत्र सहमति पर टिका हो, किसी धोखे या छल पर नहीं। इस महत्वपूर्ण डिस्कशन में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुडिशरी, एपीओ और दूसरी लॉ एग्जाम से जुड़े ऐसे ही और लीगल टॉपिक्स को आसानी से समझने के लिए गंगा एजुकेशन से जुड़े रहें। हम बहुत जल्द एक और जरूरी कानूनी विषय के साथ वापस आएंगे। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के चैप्टर 5 को समझने वाले हैं, जो है विवाह से संबंधित अपराधों के बारे में। हमारा खास फोकस रहेगा दो बहुत ही जरूरी सेक्शंस पर, सेक्शन 83 और 84, जो जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले इन अपराधों का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर सेक्शन 83 और 84 के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को समझेंगे, कुछ लैंडमार्क केस लॉज और लीगल मैगजिम्स भी देखेंगे, और हाँ, आखिर में एक एग्जाम फोकस्ड रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए सीधे विवाह से संबंधित अपराध इस चैप्टर को समझना शुरू करते हैं। हम बीएनएस के उन दो सेक्शंस में डीप डाइव करेंगे जहां से जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स में बार बार सवाल बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये नए सेक्शंस आए कहां से हैं। देखिए, बीएनएस का जो सेक्शन 83 है वो असल में पुराने आईपीसी 1860 के सेक्शन 496 को रिप्लेस करता है, और ठीक वैसे ही सेक्शन 84 ने जगह ली है पुराने सेक्शन 498 की। ये कंपैरिजन याद रखना एग्जाम्स के लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। चलिए अब सेक्शन 83 को डिटेल में समझते हैं। ये सेक्शन कहता क्या है? इसका कोर आइडिया बहुत सिंपल है। ये उस शादी की रस्म को क्राइम बनाता है जो धोखे से की गई हो, और सबसे बड़ी बात, करने वाले को ये अच्छी तरह पता है कि ये शादी लीगली वैलिड है ही नहीं। ओके, तो ये जो आप देख रहे हैं ये है बेयर एक्ट की एग्जैक्ट वर्डिंग। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई भी इंसान डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से, मतलब बेमानी या धोखे के इरादे से शादी की रस्में पूरी करता है और उसे ये पता है कि ये शादी लीगल नहीं है, तो बस वो इस सेक्शन के अंडर गिल्टी होगा। अब देखिए, कोर्ट में किसी भी क्राइम को प्रूव करने के लिए उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को प्रूव करना पड़ता है। तो सेक्शन 83 के लिए हमें 3 चीजें साबित करनी होंगी। नंबर 1, एक मैरिज सेरेमनी परफॉर्म हुई हो। नंबर 2, ये जो सेरेमनी हुई इसके पीछे इरादा फ्रॉडुलेंट था, मतलब धोखा देने का था। एंड नंबर 3, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आरोपी को ये नॉलेज थी, उसे पता था कि ये शादी लीगली इनवैलिड है। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं, इससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक आदमी है ए, जो पहले से ही लीगली मैरिड है। अब वो बी नाम की एक महिला को डिसीव करने के लिए, उसे धोखा देने के लिए उसके साथ शादी की सारी रस्में करता है। अब यहाँ देखिए, ए को पता है कि उसकी ये दूसरी शादी इल्लीगल है और उसका इंटेंशन भी बी को धोखा देना है। तो ये जो एक्ट है ये परफेक्टली सेक्शन 83 के अंदर फिट होता है। तो अब बात करते हैं सजा की। इस क्राइम के लिए पनिशमेंट भी काफी स्ट्रिक्ट है। सेक्शन 83 में दोषी को 7 साल तक की सजा हो सकती है एंड साथ में जुर्माना भी लगेगा। ऑलराइट, सो सेक्शन 83 क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, सेक्शन 84। अब ये सेक्शन क्यों बनाया गया? इसका मेन पर्पस है मैरिटल रिलेशनशिप को बाहर के इमोरल इंटरफेरेंस से प्रोटेक्ट करना। तो बेयर एक्ट क्या कहता है? सेक्शन 84 उस इंसान को क्रिमिनल मानता है जो किसी मैरिड वुमेन को इस इंटेंशन से बहला फुसलाकर या एंटाइस करके कहीं ले जाता है ताकि वो महिला किसी के साथ इलिसिट इंटरकॉर्स करे। यहाँ जो कीवर्ड है जिस पर सारा केस टिकता है वो है इंटेंशन या आशय। ओके, अब इस स्लाइड पर फोकस कीजिए।
सेक्शन 84 का ऑफेंस प्रूव करने के लिए क्या-क्या चाहिए? फर्स्ट, द वुमन मस्ट बी मैरिड। दूसरा, अक्यूज को ये नॉलेज होनी चाहिए कि वो मैरिड है। थर्ड, अक्यूज ने उसे टेक या इंटाइस किया हो, मतलब उसे ले गया हो या फुसलाया हो। एंड फोर्थ, जो इस पूरे ऑफेंस का अ कोर एलिमेंट है, वो है क्रिमिनल इंटेंशन फॉर इलिसिट इंटरकोर्स। अगर ये इंटेंशन मिसिंग है तो सेक्शन 84 अप्लाई नहीं होगा। इस एग्जाम्पल से सेक्शन 84 बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सोचिए, कोई पर्सन एक मैरिड वुमन को पर्सुएड करता है, उसे मनाता है कि वो अपने पति को छोड़कर उसके साथ रहे, और उसका क्लियर इंटेंशन, चाहे वो ओपनली कहे या इम्प्लाइड हो, ये है कि वो उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहता है। तो ये एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है सेक्शन 84 के ऑफेंस का। और इसकी सजा क्या है? सेक्शन 84 के अंडर पनिशमेंट है 2 साल तक की कैद या फाइन या फिर दोनों। यहाँ कोर्ट को डिस्क्रेशन दिया गया है, मतलब वो केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देखकर पनिशमेंट डिसाइड कर सकती है। लॉ को उसकी ट्रू स्पिरिट में समझने के लिए केस लॉज को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स देखते हैं, जिनसे इन सेक्शंस का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें और अच्छे से समझ आएगा। तो सेक्शन 83 से रिलेटेड ये 2 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भौराव शंकर और कन्वल राम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सेट किया। कोर्ट ने कहा कि बिगैमी या फ्रॉडुलेंट मैरिज के केसेस में सिर्फ ये कह देना कि शादी हुई थी, ये काफी नहीं है। प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना होगा कि शादी की जो एसेंशियल सेरेमनीज हैं, जो जरूरी रस्में हैं, वो एक्चुअली परफॉर्म हुई थी। सिमिलरली सेक्शन 84 के लिए आलमगीर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस देखिए। इसमें कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इस ऑफेंस का जिस्ट और वेरी एसेंशियल एलिमेंट इलिसिट इंटरकोर्स का इंटेंशन है। और राजा राम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में कोर्ट ने यह भी क्लियर किया कि प्रोसिक्यूशन को यह प्रूव करना पड़ेगा कि वुमेन अपनी मर्जी से नहीं गई, बल्कि अक्यूज ने उसे एक्टिवली इंड्यूस किया, उसे फुसलाया। हर लॉ के पीछे कुछ फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स होते हैं, इन्हें हम लीगल मैक्सिम्स कहते हैं। तो चलिए इन दोनों सेक्शन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स को भी देख लेते हैं। यहाँ 3 बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स हैं। पहला है फ्रॉड्स ओमनिया विशिएट, जिसका सिंपल मतलब है फ्रॉड विशिएट्स एवरीथिंग, मतलब धोखाधड़ी हर चीज को खत्म कर देती है। ये डायरेक्टली सेक्शन 83 का सोल है। दूसरा है एक्टिस नॉन फेसिटरियम निसी मेन सिट रिया, मतलब एन एक्ट डजंट मेक अ मैन गिल्टी अनलेस हिज माइंड इज ऑल्सो गिल्टी। ये प्रिंसिपल तो क्रिमिनल लॉ का फाउंडेशन है और दोनों सेक्शंस पर अप्लाई होता है। और तीसरा मेंस रिया, यानी अ गिल्टी माइंड, जो सेक्शन 84 के क्रिमिनल इंटेंशन का बेसिस है। ऑल राइट, तो अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, एग्जाम प्रेपरेशन और क्विक समरी पर। यह सेगमेंट आपके फाइनल रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है? देखिए, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, सेक्शन नंबर क्या है, पनिशमेंट कितनी है। मेंस में प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा है। आपको एक सिचुएशन दी जाएगी एंड यूल हैव टू डिसाइड कि सेक्शन 83 लगेगा या 84। और हाँ, इन दोनों सेक्शंस के बीच डिफरेंस पर एक शॉर्ट नोट भी तैयार कर लीजिएगा। तो ये रही आपकी क्विक रिवीजन स्लाइड, बेसिकली पूरे डिस्कशन का समरी। हर सेक्शन के लिए बस ये 4 पॉइंट्स याद रखिए। सेक्शन 83, कोर कॉन्सेप्ट क्या है? फ्रॉडुलेंट मैरिज सेरेमनी, पनिशमेंट अप टू 7 years प्लस फाइन, और की प्रिंसिपल प्रूफ ऑफ सेरेमनी इज अ मस्ट। अब सेक्शन 84, कोर कॉन्सेप्ट एंटाइसिंग अ मैरिड वुमन, पनिशमेंट अप टू 2 years और फाइन, और की प्रिंसिपल इंटेंट फॉर इलिसिट इंटरकोर्स इज द की। बस इतना याद रखिए। तो ये थी सेक्शन 83 और 84 की डिटेल्ड एनालिसिस। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जुडिशरी, एपीओ और दूसरे लॉ एग्जाम्स की तैयारी के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। चलिए आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के 3 बेहद क्रूशियल सेक्शंस को समझते हैं, सेक्शंस 85, 86 और 87। देखिए, ये तीनों ही सेक्शंस महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों से जुड़े हैं और इसीलिए जुडिशरी या एपीओ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो आज हम इस टॉपिक को कैसे अप्रोच करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सेक्शन 85 से, जो क्रूएलिटी यानी क्रूरता के ऑफेंस के बारे में है। इसके ठीक बाद हम सेक्शन 86 में जंप करेंगे, ये समझने के लिए कि कानून की नज़र में आखिर क्रूएलिटी है क्या। फिर हम आगे बढ़ेंगे सेक्शन 87 की तरफ, जो जबरन शादी कराने के अपराध से डील करता है।
और हाँ, एंड में हम कुछ लैंडमार्क केस लॉज और सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम के लिए जो जरूरी टिप्स हैं उन पर भी फोकस करेंगे। तो चलिए सीधे आते हैं सेक्शन 85 पर। आप इसका टाइटल देखिए, टाइटल से ही इसका पर्पस बिल्कुल साफ हो जाता है। हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ अ वुमन सब्जेक्टिंग हर टू क्रुएल्टी। इस सेक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव यानी मूल उद्देश्य ये है कि मैट्रिमोनियल होम के अंदर यानी वैवाहिक घर के अंदर होने वाली क्रुएल्टी को एक पनिशेबल ऑफेंस बनाया जाए, ताकि महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस और हैरासमेंट के खिलाफ एक सॉलिड लीगल प्रोटेक्शन मिल सके। अच्छा, अब अगर हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज पर नजर डालें तो वो कहती है, जो कोई किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा वो दंडित किया जाएगा। अब इसको बिल्कुल सिंपल शब्दों में तोड़कर समझते हैं। इसका मतलब साफ है, अगर कोई मैरिड वुमन है और उसका हस्बैंड या हस्बैंड का कोई भी रिलेटिव उसके साथ क्रूएलिटी करता है तो वो इंसान सेक्शन 85 के अंडर एक अपराधी माना जाएगा। सिंपल। तो सवाल ये है कि इस अपराध को साबित करने के लिए कोर्ट को क्या क्या चाहिए? इसके लिए 4 मुख्य बातें हैं जिनको हम कहते हैं एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला, जो विक्टिम है वो एक मैरिड वुमन होनी चाहिए। दूसरा, जो अक्यूज्ड है वो या तो उसका पति हो या पति का कोई रिश्तेदार। तीसरा, अक्यूज ने उस महिला को क्रूएलिटी का शिकार बनाया हो। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, कि वो क्रूएलिटी ऐसी वैसी ना हो बल्कि वो सेक्शन 86 में दी गई लीगल डेफिनेशन के अंदर आती हो। तो अब दिमाग में नेचुरल क्वेश्चन आता है कि आखिर ये क्रूएलिटी है क्या? इसका जवाब हमें मिलेगा अगले सेक्शन में। और इसी सवाल के जवाब के लिए चलिए अब हम चलते हैं सेक्शन 86 पर। ये सेक्शन क्रूएलिटी शब्द को डिफाइन करता है। सच कहूं तो सेक्शन 85 को पूरी तरह से समझने की जो चाबी है ना, वो सेक्शन 86 में ही है। तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि कानून क्रूरता को देखता कैसे है। देखिए, भारतीय न्याय संहिता क्रूरता की एक बहुत ही साफ 2 पार्ट डेफिनेशन देता है। इसका पार्ट ए कहता है कि कोई भी ऐसा विलफुल कंडक्ट यानी जानबूझकर किया गया काम जो इतना गंभीर हो कि उस महिला को सुसाइड करने पर मजबूर कर दे या उससे कोई ग्रेव फिजिकल या मेंटल इंजरी पहुंचाए, तो वो क्रूरता है। क्लियर? अब आते हैं पार्ट बी पर। ये सीधा सीधा डाउरी यानी दहेज से जुड़ा है। अगर किसी महिला को किसी गैर कानूनी प्रॉपर्टी की डिमांड के लिए हैरास किया जाता है तो वो भी कानून की नज़र में क्रूरता ही कहलाएगा। तो इसको ऐसे याद रखिए, कानून की नज़र में क्रूएल्टी के 2 रूप हैं। एक है विलफुल कंडक्ट। इसका मतलब है कोई भी ऐसा इंटेंशन से किया गया बर्ताव जिससे फिजिकल या मेंटल दोनों तरह से गहरा आघात पहुंचे। मतलब इसमें फिजिकल असॉल्ट से लेके मेंटल टॉर्चर तक सब कुछ आ जाता है। और दूसरा है डाउरी हैरेसमेंट, यानी जब महिला या उसके परिवार पर किसी भी तरह की प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए दबाव बनाया जाता है। और याद रखिए, ये दोनों ही बहुत गंभीर अपराध है। ठीक है, तो अभी तक हम शादी के अंदर होने वाली क्रूरता की बात कर रहे थे। चलिए अब टॉपिक को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं और एक और गंभीर अपराध पर बात करते हैं जो दिया गया है सेक्शन 87 में। यह सेक्शन डील करता है उस सिचुएशन से जहां किसी महिला को शादी के लिए मजबूर किया जाता है या उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी आज़ादी छीनी जाती है। जैसे पहले देखा, इस अपराध के भी अपने कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहला है एक्टस रेस यानी क्रिमिनल एक्ट। यहाँ पर एक्ट क्या है? किसी महिला को किडनैप करना, एब्डक्ट करना या उसे कहीं जाने के लिए इंड्यूस करना। फिर आता है मेंस रेया यानी गिल्टी इंटेंट। मतलब ये सब करने के पीछे का इरादा गलत होना चाहिए, जैसे कि उसे उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करने पर मजबूर करना या इलिसिट इंटरकोर्स के लिए विवश करना। और इस सब में सबसे जरूरी एलिमेंट क्या है? वो है कि महिला की फ्री कंसेंट कॉम्प्रोमाइज हो रही है। यही इस सेक्शन का कोर प्रिंसिपल है। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ लेने से लॉ की पूरी समझ नहीं आती। अगर कानून को असल में समझना है तो हमें देखना पड़ता है कि कोर्ट्स ने इन प्रोविजंस को कैसे इंटरप्रेट किया है, जजेस ने इन सेक्शंस को कैसे समझा है। तो चलिए अब कुछ लैंडमार्क केसेस पर नजर डालते हैं। इस स्लाइड पर थोड़ा खास ध्यान दीजिए। ये 2 केसेस आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। पहला केस है गिरधर शंकर तावड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि क्रूएल्टी का मतलब सिर्फ फिजिकल चोट पहुंचाना नहीं है, मेंटल हैरासमेंट भी उतना ही सीरियस अपराध है। और दूसरा केस कलिया पेरुमल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये केस इस बात को और पक्का करता है कि दहेज के लिए की गई किसी भी तरह की हैरासमेंट बिना किसी डाउट के क्रूएल्टी की डेफिनेशन में आएगी। अच्छा, इन अपराधों में
इंटेंशन की जो इम्पोर्टेंस है उसे हम एक बहुत फेमस लीगल मैगजिम से भी समझ सकते हैं, एक्टस नॉन फैसिट्रियम नीसी मेंस सिट्रिया। इसका मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है, सिर्फ एक एक्ट किसी को गिल्टी नहीं बनाता जब तक कि उसके पीछे गिल्टी माइंड ना हो। यानी सिर्फ कोई गलत काम कर देना काफी नहीं है, उस काम को करने के पीछे एक गलत इरादा यानी मेंस रेया होना जरूरी है। यही गिल्टी माइंड का कॉन्सेप्ट हमने सेक्शन 86 के विलफुल कंडक्ट और सेक्शन 87 के इंटेंट टू कंपेल में देखा है। ओके, अब आते हैं एक ऐसी चीज पर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको ये जरूर पता होना चाहिए कि नए प्रोविजंस पुराने कानून यानी इंडियन पीनल कोड में कहां पर थे। तो इसको नोट कर लीजिए। आईपीसी का जो सेक्शन 498A था जो क्रुएलिटी की बात करता था, अब वो बीएनएस में सेक्शन 85 और 86 बन गया है। और जो आईपीसी का सेक्शन 366 था जो किडनैपिंग टू कंपेल मैरिज से डील करता था, अब वो बीएनएस का सेक्शन 87 है। ये कंपैरिजन जरूर याद रखिएगा। तो ठीक है, अब इन दोनों अपराधों के लिए सजा क्या है उस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, सेक्शन 85 के अंडर क्रुएलिटी के अपराध के लिए 3 साल तक की कैद और जुर्माना है। वहीं दूसरी तरफ सेक्शन 87 के अंडर किडनैपिंग टू कंपेल मैरिज के लिए सजा काफी ज्यादा है, 10 साल तक की कैद और जुर्माना। आप साफ देख सकते हैं कि दोनों अपराधों की सीरियसनेस में कितना बड़ा अंतर है और इसी वजह से सजा में भी उतना ही बड़ा फर्क है। चलिए अब उस सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं जिसका हम सबको इंतजार रहता है, एग्जाम फोकस। हमने इतनी सारी जानकारी डिस्कस की, लेकिन अब सवाल ये है कि इस इंफॉर्मेशन को एग्जाम्स में मार्क्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो अब हम वो देखेंगे। आप कुछ प्रो टिप्स पर ध्यान दीजिए कि अलग अलग स्टेजेस पर कैसे सवाल आ सकते हैं। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो वहां आपसे सीधा सेक्शन नंबर, पनिशमेंट या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन मेंस में पूरा गेम बदल जाता है। वहां आपको एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन मिल सकता है जिसमें आपको सेक्शन 85 और 86 को अप्लाई करना होगा, या हो सकता है क्रुएलिटी पर एक शॉर्ट नोट लिखने को आ जाए। और जब आप इंटरव्यू तक पहुंचेंगे तो आपसे इन सेक्शंस के पीछे का सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, इस पर सवाल किया जा सकता है। चलिए अब एक क्विक रैपिड फायर रिवीजन हो जाए। सेक्शन 85 ये हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स द्वारा की गई क्रुएलिटी को एक पनिशेबल ऑफेंस बनाता है। सेक्शन 86 ये क्रुएलिटी को 2 तरह से डिफाइन करता है, पहला विलफुल हार्म और दूसरा डॉरी हैरासमेंट। सेक्शन 87 ये जबरन शादी के लिए किडनैपिंग या एब्डक्टिंग को पनिश करता है। और इस टॉपिक की एग्जाम इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा, ये एक कोर टॉपिक है। और जाते जाते एक बोनस टिप, अगर आपको मेंस में दूसरों से एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करने हैं तो ये कुछ लीगल फ्रेजेस अपने आंसर में जरूर इस्तेमाल करें, जैसे कि प्रोटेक्टिंग मैट्रिमोनियल डिग्निटी या एनकम्पासेस बोथ फिजिकल एंड मेंटल क्रूअल्टी, या फिर सेफगार्डिंग अ वुमेन्स फ्री कंसेंट। ये फ्रेजेस आपके आंसर को एक प्रोफेशनल टच देते हैं और एग्जामिनर पर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन डालते हैं। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि बीएनएस के इन इम्पॉर्टेंट सेक्शंस पर आपकी अंडरस्टैंडिंग अब और भी क्लियर हो गई होगी। जुडिशरी, एपीओ और दूसरे लॉ एग्जाम्स पर ऐसे ही फोकस्ड लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ हमेशा जुड़े रहिए। धन्यवाद। इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें।